हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए वो भी अच्छी चल रही होगी। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे केवीएस की क्लास नंबर 13, यानी कि इससे पहले केवीएस पीआरटी की ईवीएस की जो क्लासेस हम अपने चैनल पर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं उसके 12 लेक्चर्स हो चुके हैं और आज उसका 13 क्लास है। 13 नंबर 12 क्लासेस आ चुकी हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं और आप केवीएस पीआरटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो जो क्लासेस है चैनल पर जाकर आप ज़रूर देख लीजिए। तो आज के सेशन में हम ईवीएस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। पूरी वीडियो एंड तक आपको देखनी है अगर आप केवीएस पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, बिकॉज एग्ज़ाम बहुत पास है। फरवरी में एग्ज़ाम है और जो सिलेबस है सारे सब्जेक्ट्स का वो बहुत ज़्यादा है। तो तैयारी के साथ साथ आपने अपना रिवीजन भी स्टार्ट कर देना है। जितना टाइम आप पहले दे रहे थे किसी सब्जेक्ट को, अब उसको देने के साथ साथ आपको थोड़ा टाइम रिवीजन को भी देना है। तो उस चीज़ को फोकस करते हुए आप ईवीएस की जो क्लासेस हैं यहाँ पर ले सकते हैं एज अ रिवीजन क्लासेस। तो अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपने अभी तक नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और इसी के साथ साथ अब आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? जो कांगेर घाटी नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है? तो कांगेर घाटी नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ में, आपको याद रखना है। ठीक है, कांगेर घाटी नेशनल पार्क कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में, यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है? जो व्हाइट टाइगर होते हैं, सफ़ेद बाघ होते हैं, तो कौन सा नेशनल पार्क उनके लिए प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित बांधवगढ़ नेशनल पार्क। यानी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मध्य प्रदेश का जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है वो सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। तो और आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में और ये सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है, आपको इतना याद रखना है। और कांगेर घाटी जो नेशनल पार्क है वो कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व्स हैं? तो जब तक ये जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं 50 थे, लेकिन आप अपडेट ज़रूर कर लीजिएगा, सर्च कर लेना एक बार गूगल पर कि भारत में कितने टाइगर रिजर्व्स हैं। ठीक है, तो गाइज इसको आप अपडेट कर लेना। भारत में जो टाइगर रिजर्व्स हैं वो कितने हैं इस समय पर? 54। ठीक है, भारत में जो टाइगर रिजर्व हैं इस समय पर कितने हैं? 54 हैं, 54 हैं, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने टाइगर रिजर्व्स हैं, तो कितने टाइगर रिजर्व हैं भारत में? 54 यानी कि 54। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व्स की संख्या कितनी है? तो भारत में जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो 18 हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व्स कितने हैं? 18 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वर्तमान में भारत के कितने स्थल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं? ठीक है, तो ये आपको अपडेट कर लेना है। ये भी इसकी जो नंबर है वो अब बढ़ चुके हैं। ये क्वेश्चन आपको अपडेट कर लेना है कि भारत के कितने स्थल जो हैं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं। तो मैं आपको अपडेट करा दूं, भारत में जो स्थल हैं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आते हैं वो हैं 40। तो यहाँ पर आप अपडेट कर लीजिएगा, भारत में जो कितने स्थल ऐसे हैं जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आते हैं वो हैं 40, टाइगर रिजर्व्स हैं 54 और बायोस्फीयर रिजर्व हैं 18 और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 40 स्थल शामिल हैं। और अगर हम बात करें भारत में कितने नेशनल पार्क हैं तो वो हैं 104। ठीक है, भारत में कितने नेशनल पार्क हैं? 104, 104। देखिए इनका जो नंबर है आपको याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में हाथी रिजर्व्स कितने हैं और रैमसर साइट्स कितनी हैं? तो इनको भी हम अपडेट कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, कि भारत में हाथी रिजर्व, तो गाइज भारत में जो हाथी रिजर्व हैं वो कितने हैं? 32 हैं, जैसे यहाँ पर मेंशन है। तो हाथी रिजर्व भारत में कितने हैं? 32 हैं। और रैमसर वेटलैंड साइट जो हैं वो हो चुकी हैं 75 यानी कि 75। जी हाँ, भारत में हाथी रिजर्व्स की संख्या 32 है और भारत में जो रैमसर वेटलैंड साइट्स हैं उनकी संख्या हो चुकी है 75 यानी कि 75। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिनार वन्यजीव विहार ये किस राज्य में है? तो जो चिनार वन्यजीव विहार है ये है केरल में, आपको याद रखना है। चिनार वन्यजीव विहार केरल में सिचुएटेड है, ये आपको याद रखना है। चिनार केरल।
वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश के भोपाल में। ऐसे एग्जैक्ट जगह आपसे नहीं पूछेगा, स्टेट पूछता है। तो जो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, वन विहार नेशनल पार्क है, वो मध्य प्रदेश में है। तो आप याद रखेंगे वन विहार नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क ये कहाँ पर स्थित है? भारत का जो राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क है ये है कच्छ की खाड़ी में, और कच्छ की खाड़ी कहाँ पर है? गुजरात में। तो भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कच्छ की खाड़ी गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि कई बार एग्जाम में, लगभग कोई ईवीएस का ऐसा एग्जाम नहीं होगा जहाँ पर ईवीएस आती है और ये जो अधिनियम है नहीं पूछा जाता है। तो भारत में जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वो है 1986, यानी कि उसको पारित किया गया था 1986 में। भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून यानी 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट की बात यहाँ पर हो रही है। सबसे पहले जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था वो पारित किया गया था 2002 में, यानी 2002 में। तो 2002 में जैव विविधता अधिनियम पहला पारित किया गया था भारत में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको याद रखना है। भारत का पहला जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब और किसने किया? यहाँ पर प्रयोग की बात हो रही है, यूज़ की बात हो रही है। तो जैव विविधता शब्द का जो यूज़ है सबसे पहले किया था वॉल्टर जी रॉसन ने, और ये किया था 1986 में। जी हाँ, कब किया था? जब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया 1986 में, तभी जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग हुआ 1986 में, और इसका जो यूज़ है वो किया वॉल्टर जी रोजन ने। इनका नाम आपको याद रखना है। आई होप यहाँ पर इस स्लाइड में जितने क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे हैं ये आपको यहीं पर लर्न हो गए होंगे, आपके माइंड में फिट हो गए होंगे। और ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करते हुए ज़रूर चलेगा। आप वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक पता नहीं क्यों नहीं करते। अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो कमेंट में करके ये बताएं कि आपको ये चीज़ इसमें अच्छी नहीं लगी है, और अगर अच्छी लगती है तो लाइक करके हमें थोड़ा अप्रिशिएट ज़रूर करें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जो है उसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो यह है चेन्नई में, और चेन्नई कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो आप याद रखेंगे राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का जो मुख्यालय है वो चेन्नई में है, और चेन्नई कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है, आपसे पूछे कोई जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई में, याद रखेंगे। नेक्स्ट, रेड डेटा बुक क्या होती है? तो रेड डेटा बुक जो है ये विलुप्त होने की कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधों और पशुओं की सूची होती है। एक होता है जो विलुप्त हो गए हैं, ठीक है, एक होते हैं जो विलुप्त होने की कगार पर खड़े होते हैं, संकटग्रस्त होते हैं। और इसमें याद रखिएगा पौधे और पशु दोनों आते हैं। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है रेड डेटा बुक के बारे में, और आपकी ये किसके लिए जारी की जाती है? पौधों के लिए, जंतुओं के लिए, पौधों और जंतुओं दोनों के लिए। तो जी हाँ, जो रेड डेटा बुक है वो पौधों और पशुओं दोनों के लिए जारी की जाती है जो विलुप्त होने की कगार पर खड़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डेटा बुक किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा निकाली जाती है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेड डेटा बुक को कौन जारी करता है, कौन सी? तो रेड डेटा बुक एक इंटरनेशनल लेवल पर जो है जारी की जाती है। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसको जारी करती है रेड डेटा बुक को, और उसका नाम है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा ये क्या की जाती है? जारी की जाती है रेड डेटा बुक। IUCN इंटरनेशनल यूनियन है फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे मुख्यालय पूछा है, तो IUCN का जो मुख्यालय है वो है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। ठीक
ठीक है, जगह का नाम भी पता होना चाहिए और देश का नाम भी, क्योंकि कुछ भी ऑप्शन में आ सकता है। तो IUCN क्योंकि रिलेटेड है एनवायरनमेंट से, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा सकता है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अच्छा, जो रेड डेटा बुक है ये पहली बार कब प्रदर्शित की गई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो रेड डेटा बुक के रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं हम सब यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो रेड डेटा बुक को पहली बार कब प्रदर्शित किया गया था, 1966 में। जी हाँ, 1966 से रेड डेटा बुक जारी की जा रही है, यानी कि पहली बार रेड डेटा बुक कब प्रदर्शित की गई थी, कब जारी की गई थी, 1966 में, आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, रेड डेटा बुक में संकटापन्न जीवों को किस रंग से दर्शाया जाता है। जो संकटपन्न जीव हैं, रेड डेटा बुक में जो डेटा होता है वो संकटपन्न जीवों का होता है, वो तो उसको किस रंग से दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन में अगर रेड होगा तो आप रेड पर नहीं, पिंक पर क्लिक करेंगे, पिंक को मार्क करेंगे, यानी कि रेड डेटा बुक में जो संकटग्रस्त जीव हैं उनको किस रंग से दर्शाया जाता है, पिंक कलर से, यानी कि गुलाबी रंग से उनको दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन से दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। बायोडाइवर्सिटी का दशक घोषित किया गया है। दशक का मतलब होता है एक दशक जिसमें क्या आते हैं, 10 साल आते हैं। दशक का मतलब होता है 10 साल, ठीक है, एक एरा होता है ये। तो संयुक्त राष्ट्र ने 2011 से 20 तक का जो टाइम था उसको जैव विविधता दशक घोषित किया था। किसने, यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने 2011 से 20 का जो दशक था, 2011 से 2020, ये क्या था, जैव विविधता दशक घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैमसर संधि किससे संबंधित है। हमने बहुत सुना है रैमसर साइट्स के बारे में, और अभी हमने पढ़ा भी कि यहाँ पर हमारे पास कितनी रैमसर साइट्स हैं, 75 रैमसर साइट्स हो चुकी हैं। अब ये जो रैमसर साइट्स हैं किससे संबंधित हैं, तो जो आर्द्र भूमि होती हैं उनके संरक्षण और संवर्धन से रिलेटेड ये होती है। यानी रैमसर साइट्स जिनको घोषित किया जाता है उन साइट्स का संरक्षण और संवर्धन किया जाता है, क्योंकि वो आर्द्र भूमि होती है। क्या होती है, आर्द्र भूमि होती है। तो उसका उसको वहाँ पर सेलेक्ट करके क्या किया जाता है, रैमसर भूमि उसको घोषित किया जाता है और उसका संरक्षण और संवर्धन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्द्र दिवस ये कब मनाया जाता है, ठीक है। तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है। विश्व आर्द्रता दिवस या विश्व आर्द्र दिवस ये 2 फरवरी को मनाया जाता है, आप ये याद रखेंगे, कब, 2 फरवरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे, ये 22 मार्च को होता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। आप इनमें कंफ्यूज मत होइएगा, पहले जल आएगा फिर पृथ्वी आएगी, ऐसे याद रखना। तो जल आएगा 22 मार्च को और पृथ्वी आएगी 22 अप्रैल को। नेक्स्ट, विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस ये कब मनाया जाता है, तो विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस 22 मई को मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट डेज ऐसे हैं जो आपसे किसी ना किसी एग्जाम में EVS के इनमें से कोई ना 1-2 पूछे ही जाते हैं, ये पक्का होता है। तो विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस 22 मई को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस 22 मई। पर्यावरण दिवस हमें पता है 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, ठीक है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस होता है 26 नवंबर को। हमने देखा विश्व जैव विविधता संरक्षण, जो जैव विविधता का संरक्षण दिवस है वो 22 मई और जो पर्यावरण का संरक्षण दिवस है वो 26 नवंबर। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करें हैं ना, ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स हैं कि आप बिलीव करिए कि हर एग्ज़ाम में इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ज़रूर आपको 1 से 2 क्वेश्चन इनमें से देखने को मिलते ही हैं। तो इस जो क्वेश्चंस हैं वैसे हमने अच्छे से डिस्कस किए हैं। आपको अगर याद नहीं हो पाए हैं, समझ नहीं आ पाए हैं, तो फिर से आप वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और सुनकर देखिए, सुनना और पढ़ने में सिर्फ ये डिफरेंस होता है, भले ही पढ़ने में हमें कम टाइम लगता है, सुनने में ज़्यादा लगता है, लेकिन सुनकर हम चीज़ों को लंबे समय तक याद रख सकते हैं, इसलिए हम पढ़ते हैं। ऐसे तो बहुत बुक्स और नोट्स अवेलेबल होते हैं, हम उनको पढ़ लें, उनका PDF निकाल लें, प्रिंट करा के पढ़ लें, लेकिन सुनने से क्या होता है, चीज़ें
लंबे समय तक याद रहती हैं। तो विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस 22 मई और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को होता है। अब आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी जो हमारे क्वेश्चन आंसर का सेशन है आगे ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। जितने ज़्यादा पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आए हैं बेसिकली, उनको हम पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। अगर आप दोबारा 3 बार इसको सेशन को देखेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, मतलब जब तक आपको ये क्वेश्चंस बिल्कुल माइंड में फिट ना हो जाएं, इस सेशन को आपने देखना है और समझना है क्वेश्चंस को। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी के क्वेश्चंस कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर सिर्फ और सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट नोटिसेस हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं बताने, वो आपको बताए जाते हैं, और उसके अलावा स्टडी रिलेटेड चीज़ें ही जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है बहुत कम समय में हम आपको यहाँ पर कराते हैं। तो सेशन आपको अगर अच्छा लगा है तो लाइक आप ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जाने से पहले इस वीडियो को अगर आप शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये वीडियो नहीं पहुंच पाती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैला दें और अपने सारे जो लिंक्स हैं उन पर इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर आप अपने कोई भी रिलेटेड जो डाउट्स हैं स्टडी रिलेटेड, सब्जेक्ट रिलेटेड, वो पूछ सकते हैं टेलीग्राम पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मैंने एक छोटी सी वीडियो भी बनाई है आपको कैसे KVS PRT के एग्ज़ाम को फोकस करना है उसके लिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। आप में से बहुत लोग जो हैं कंफ्यूज हैं एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी को लेकर कि कैसे टैकल करें, इतना सारा सिलेबस है और टाइम हमारे पास नहीं है, तो कैसे चीज़ों को रिवाइज़ करें और कैसे कंप्लीट करें। तो वो भी वीडियो चैनल पर अवेलेबल आप देख सकते हैं, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। वहाँ पर जाकर भी आप उस वीडियो को जब भी आप फ्री हो अपनी स्टडी से उस वक्त में उस वीडियो को देखें। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अपनी पढ़ाई के टाइम पर उस वीडियो को देखें, बिल्कुल नहीं। जब भी आप फ्री होते हैं, आप रिलैक्स होते हैं, उस टाइम पर उस वीडियो को सुने आपको डेफिनेटली एक दिशा मिलेगी, एक डायरेक्शन मिलेगा कि किस तरह से आपको आगे चलना है। चलिए बहुत हुआ आज के लिए, अब आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। जाने से पहले वीडियो को शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।